हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनआईओएस प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा 14th सेशन रहेगा, जिसमें हम कुछ और प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस एनआईओएस बेस्ड ही रहने वाले हैं। एनआईओएस समरी हमने कर रखी है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो और ये प्रैक्टिस सेशन साथ में देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर्स, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, पर्सनल गोल्स टू बी अचीव्ड, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना, टू रैंक स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ग्रुपिंग। देखिए यहाँ पर बात करी है कि क्या इसका विचार नहीं है। अगर हम बात करें बच्चों की वर्तमान योग्यताओं पर तो हम ध्यान देते ही हैं, क्या क्या उसने पर्सनल गोल अचीव करे इस पर भी ध्यान देते हैं, सहकारी अधिगम की भी बात करेंगे, लेकिन योग्यता आधारित समूहीकरण हम नहीं करते हैं वहाँ पर। ठीक है, हम स्टूडेंट को रैंक नहीं करते और उसकी मेरिट के हिसाब से ग्रुपिंग नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और इसका एक यहाँ पर बी आ रहा है, देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगर हम बात करें प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, तो पर्सनल गोल को भी कई बार निगलेक्ट किया जाता है, बट इसका राइट आंसर यहाँ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि हमें योग्यता आधारित समूहीकरण नहीं करना है। इसे मैं पीपीटी में करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन रिफॉर्म्स विल बी पॉसिबल ओनली जब खंड व संकुल संदर्भ की भागीदारी बढ़े। देखिए विकेंद्रीकरण का आशय यह है कि सिर्फ एक ही कोई संस्थान नहीं रहेगी जो सभी को डोमिनेट करेगी या सभी पर ध्यान देगी। अलग अलग लेवल पर अलग अलग संस्थाएं बनेंगी जो कि शिक्षा को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर दायित्व को निर्वाह करेंगे या फिर उस पर ध्यान देंगे। तो इसे हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं कि सिर्फ एक का ही हाथ नहीं रहेगा उसमें, बाकी सबके दायित्व भी उसमें रहेंगे। जब खंड व संकुल संदर्भ की भागीदारी बढ़े, व्हेन द पार्टिसिपेशन ऑफ सेगमेंट एंड क्लस्टर रिफॉर्म्स इंक्रीजेस, रेफरेंसेस इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है, जो आपके क्लस्टर इनकी भागीदारी बढ़ेगी, जैसे ग्राम पंचायत की या ब्लॉक लेवल पर या क्लस्टर लेवल पर, तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, लोकल रेफरेंस पर्सन अवेलेबल। वहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति है, जैसे कि छोटे छोटे अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे पार्षद होते हैं, और छोटे छोटे गाँवों की बात करें तो वहाँ पे जो सरपंच होते हैं इनकी भागीदारी हो। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। टीचर शुड ऑल्सो हैव रिसोर्सेज एंड रिलेवेंट मटेरियल। तो ये तीनों ही चीज़ें होना चाहिए जिससे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी एंड सी ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, आप लोग मॉक टेस्ट के लिए पूछते हो कि मॉक टेस्ट कहाँ पर देना है या प्रैक्टिस कहाँ पर देना है, तो आप परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट दे सकते हो। परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट आपको वैसे तो 299 में मिलेगा, लेकिन यदि आप कोड यूज करते हो DMC50 तो यही मॉक आपको 149 रुपीज़ से मिल जाएगा। जैसा आपको फाइनल एग्जाम होने वाला है उसी पर बेस्ड टेस्ट सीरीज यहाँ पर डेवलप की गई है। पेपर 1 और पेपर 2, जिसे हम पार्ट 1 पार्ट बी के नाम से जानते हैं, पार्ट ए पार्ट बी के नाम से, उसके आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जो एग्जाम का लेवल रहेगा उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस मिलेंगे बाइलिंगुअल, साथ के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही आपको एक लीडर बोर्ड दिख जाएगा, उसमें आप देख सकते हो कि जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उसमें आपकी रैंक कहाँ पर है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग इस ऐप पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसके माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोड यूज़ करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है जो कि परीक्षा ऐप के द्वारा तैयार की गई है। इससे आपको आपकी रैंक का पता चल जाएगा। तो आप चाहें तो ये, और यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट मिल जाएगा, उस डेमो टेस्ट को देखकर आप पता कर सकते हैं कि किस तरह की टेस्ट सीरीज इन्होंने प्रिपेयर की है। तो डेमो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, उसे कोई भी दे सकता है। ऐप को डाउनलोड करना है, स्टेट में सिलेक्ट करना है दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट में जाना है और वहाँ पे DSSS PRT सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ जो TGT PGT वाले हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? देखिए, जो मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ करी, जैसे हम बोलते हैं मिड डे मील, तो मिड डे मील की योजना जो निर्भर करती है या कौन सा सिद्धांत इसको प्रेरित करता है, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवीय सिद्धांत या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले कौन होते हैं? कार्ल रोजर्स हैं, अब्राहम मास्लो हैं ये लोग। अब्राहम मास्लो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो, तो जब बच्चे को भोजन मिलेगा, भोजन क्या है, एक हमारी मूलभूत शारीरिक अवस्थाओं में पहले स्थान पर आता है भोजन, पानी और सोना। ठीक, अगर ये व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति का फिर दूसरे कामों में मन लगता है। तो ये हमारा मानवीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हालांकि बुक में इसका आंसर कुछ और आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आता है कि हम मिड डे मील स्कीम को लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा, बीच के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो थे वो सीटेट लेवल के थे, इसलिए उन क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा। NCIER और NCERT की स्थापना कब की गई थी, आपको ये बताना है। 61, 62, 63 या फिर 64 में। तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? NCERT के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी गतिशीलता आधुनिकरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन? देखिए, मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो आधुनिकरण होने से मानसिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। हमें जो भी हम कंटेंट रीड करना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वह सीखना आसान हो गया है। वैज्ञानिक गतिशीलता को एक तरह से बूस्ट मिला है आधुनिकरण से। सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ी हुई है। पहले हम लोग सिर्फ कुछ ही लोगों को जानते थे, लेकिन आज हम देश विदेश और दूर दूर के लोगों को भी जान सकते हैं। लेकिन फिजिकल का इससे कोई लेना देना है नहीं है। फिजिकल मोबिलिटी तो पहले भी थी और आज भी है और ये आगे भी रहने वाली है। तो जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो राइट आंसर है, बाकी तीनों सही हैं। नोट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 75। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, कब स्टेब्लिश हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बताइएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम परिवर्तन करके अब क्या नाम रख दिया गया है, ये आप कमेंट में बताइएगा। बोलो क्या होगा राइट आंसर। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 26 सितंबर 1985 को। ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर रहेगा। 26 सितंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है। द टर्म किंडरगार्टन मीन्स, किंडरगार्टन पद्धति किसने दी है? प्रोवेल ने दी है, हम सब जानते हैं। तो किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का उद्यान या बच्चों का गार्डन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ये बोलते हैं कि किंडरगार्टन में जो शिक्षक होता है, शिक्षक माली है यानी गार्डनर है, जो बच्चे हैं ये पौधे हैं, प्लांट है छोटे छोटे, और जो स्कूल है ये एक तरह से बगीचा है या फिर कह सकते हैं उद्यान है, या कह सकते हैं कि ये एक तरह से गार्डन है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 77। शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द कोठारी कमीशन वाज ऑन। कोठारी आयोग जो आया था 1966, जिसके बाद हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी 1968। तो कोठारी आयोग ने जो शीर्षक प्रस्तुत किया था वह क्या था, ये बताना है हमें। कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा नहीं होगा क्योंकि लर्निंग टू बी अलग जगह से रिलेटेड है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगर कहीं क्वेश्चन आएगा। तो लर्निंग टू बी, लर्निंग टू हैव, लर्निंग टू बिकम, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। इनको 4 स्तंभ कहा गया है लर्निंग के, तो ये हमारे आगे आएंगे, उनको हम पढ़ लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 78 है। NUEPA मुख्यतः किससे संबंधित है? NUEPA इज मेनली रिलेटेड टू, बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका? शैक्षणिक पर्यवेक्षक से, शैक्षणिक सहयोग से, शैक्षणिक योजना से, या फिर शैक्षिक मूल्यांकन से। अकेडमिक सुपरवाइजर, अकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशन प्लान, या फिर एजुकेशन असेसमेंट। क्या होगा राइट आंसर? तो NUEPA जो है ये आपका जुड़ा हुआ है एजुकेशन प्लान से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी।
इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर खुद वर्ड आ रहा है एजुकेशन प्लानिंग, तो इसका संबंध होता है प्लानिंग से। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, यशपाल समिति रिपोर्ट 1992 का नाम है। द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1992। देखिए यशपाल कमेटी जो आई थी, इसको जाना जाता है हम बिना बोझ के शिक्षा के नाम से, या एजुकेशन विदाउट बर्डन रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें बच्चों के करिकुलम की बात की को कम करने की, ये कह सकते हैं कि सिलेबस को इस तरह से रिड्यूस किया जाए कि सब कुछ बच्चा पढ़ भी ले और उसे बोझ भी ना लगे। ये जो पर्यावरण के अंदर हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल इन सबको पढ़ते हैं, तो ये इसी का कारण है। तो सभी को एकीकृत करके पढ़ाने की इन्होंने बात की थी, इंटीग्रेटेड मैनर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका की होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार रोल ऑफ टीचर इज, एक तो शिक्षक का रोल है सुविधा दाता, और एक रोल है और है शिक्षक का इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक का। हालांकि और भी रोल है, नेता भी होता है शिक्षक, मूल्यांकन भी होता है, प्रशासक भी होता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। लीडर एंड एप्रिसिएटर जो है ये अलग से क्वालिटीज हैं, एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं है। 81 है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार परीक्षा में लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन शुड बी। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का परसेंटेज क्या होना चाहिए? देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का परसेंटेज होना चाहिए 25% to 40%। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, सीसीई में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? सीसीई व्हाट परसेंटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने सीटेट के टाइम पर पढ़ रखा है। इसमें इन्होंने बोला कि जो आपका एफ ए रहेगा वो रहेगा आपका 20% का फॉर्मेटिव असेसमेंट, नहीं 20 नहीं 40% का, और जो आपका ऐसे रहेगा ये रहेगा 60%। यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा गया है, तो बी राइट आंसर रहेगा। एफ ए का जो परसेंटेज रहेगा वो 40% रहेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए थे? वेयर वर द फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल एस्टेब्लिश्ड। कहीं कहीं इसका आंसर आपको यूएसए देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं इसका आंसर जर्मनी देखने के लिए मिलेगा। फ्रोवेल ने इसकी स्थापना की थी, वो की थी जर्मनी में, ठीक है, कहाँ गया पेन। तो सबसे पहले इसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी। जर्मनी के बाद ऐसा मैंने पढ़ा है कि जर्मनी के स्कूल बंद हो गए थे, तो फिर यूएसए में स्कूलों की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले अगर पूछे तो सबसे पहले आप जर्मनी को लगाना, क्योंकि जर्मनी में 1837 में फ्रोवेल ने स्थापना कर दी थी, और यूएसए में जो हुई थी वो 1951 या 50 के अराउंड, 1851 या 1850 के अराउंड हुई थी। तो फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। 83, नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग नवोदय विद्यालय इज। सार्वभौमिक साक्षरता को बढ़ाना, इंक्रीज यूनिवर्सल लिटरेसी, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण युवाओं में स्कूल छोड़ने की दर कम करना, टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट अमॉन्ग रूरल यूथ, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। ये विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं था, ड्रॉप आउट्स को रोकना भी उद्देश्य नहीं था, लिटरेसी को बढ़ाना भी उद्देश्य नहीं था। मेन उद्देश्य ये था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए। जैसे आपने देखा होगा कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद मेरिट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चे हैं जो कि काबिल हैं, जो योग्य हैं अच्छी शिक्षा के लिए, तो उन्हें अच्छी शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाए, तो इसके लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। तो बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? तो एनसीएफ 2005 में बात की गई है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माता खुद है, बच्चे अपने ज्ञान को खुद निर्माण कर सकता है, खुद बिल्डअप कर सकता है। तो ये आपका जोड़ा हुआ है संरचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे हम कह सकते हैं सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मकता से ये जुड़ा हुआ है। तो एनसीएफ 2005 जो जुड़ा है वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है, तो डी राइट आंसर रहेगा। 86 है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है? विच इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005।
अगर हम एनसीआर 2005 की गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से छोड़ना, ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। लिंकिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, दोहराव शिक्षण से अलग हटना, ये भी इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपको रोट लर्निंग या रिपीटेटिव लर्निंग से दूर हटना है। विद्यार्थियों में अंकगणित क्षमता बढ़ाना, ये भी हो सकता है आपका टू इंक्रीज द अरिथमेटिक एबिलिटी टू द स्टूडेंट। लोचदार परीक्षा प्रणाली, ये भी है। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम, देखिए ए बी सी है ये तो रहेंगे, और आपका बी भी है कि यार अरिथमेटिक एबिलिटी भी बच्चों के अंदर बढ़ाना है, तो इस हिसाब से तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज नहीं, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो छोड़ो, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर रिमूवल ऑफ द, यहां पर बी आ रहा है तो वो तो गलत आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, मुक्त विद्यालय शिक्षा के रूप के अंतर्गत आएंगे। ओपन यूनिवर्सिटीज विल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपकी इग्नू होती है और जो आपकी NIOS होती हैं, ये आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें आप घर बैठे बैठे अपनी डिग्री पढ़ कर ले सकते हो, बस आपको एग्जाम देने के लिए जाना होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल। एक फॉर्मल होता है, एक नॉन फॉर्मल और एक इनफॉर्मल होता है, जिनके बारे में प्रीवियस वीडियोस में हमने बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ये आपका नॉन फॉर्मल के अंतर्गत आएगा। बुक में आंसर आपको कुछ और मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा रिसर्च करके आंसर्स को दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति की मंशा 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करने की है? विच एजुकेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर 21st सेंचुरी। देखिए, एक एजुकेशन पॉलिसी दो बार आई है, एक 1968 में आई है और एक 1986 में आई है, और एक अभी 2020 वाली है, ये अभी लागू नहीं हुई है। और बाकी 99 में कोई पॉलिसी नहीं आई, 85 में कोई पॉलिसी आई नहीं। अब 21वीं सदी के लिए 68 वाली तो बात करेगी नहीं, 86 वाली ही बात करेगी। तो राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये राजीव गांधी जी के टाइम पर आई थी, याद रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। असम में प्रथम अनिवार्य शिक्षा अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। द फर्स्ट कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट इन असम वाज पास्ड इन द ईयर। तो कौन से ईयर में असम में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है। ये पारित किया था असम में 1926 में, 1926 में। ये प्रीवियस ईयर में DSSC में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, भावनाएं प्रभावी रूप से के माध्यम से अभिव्यक्त की जा सकती है। NIOS की जो बुक है उससे एज इट इज क्वेश्चन उठकर आया हुआ है। इमोशंस आर इफेक्टिवली एक्सप्रेस्ड थ्रू, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो म्यूजिक होता है यानी संगीत होता है, इसके माध्यम से भाषाओं आपको क्या कहते हैं, आप इफेक्टिवली अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, बुक में आंसर कुछ ही मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, अनुशासनात्मक संदर्भ में का प्रबंध तकनीक से संदर्भित किया जाता है। इन डिसिप्लिनरी कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द मैनेजमेंट टेक्निक। देखिए, मैनेजमेंट टेक्निक जो है ना, इस अगर यहाँ पर अनुशासनात्मक संदर्भ की बात करें तो इसका फिर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण। ठीक, लेकिन इसमें आयोजन भी राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को तब भी वहाँ पर आप मैनेजमेंट टेक्निक्स लगाते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चंस कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो आंसर्स आपको सही लगते हैं। डिसिप्लिन को देखें तो कंट्रोल्स में होना चाहिए सारी चीज़ें, और मैनेजमेंट को देखकर चलें तो फिर चीज़ें ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ये डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 द्वारा संस्तुत निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, ये आपको बताना है। विद्यालय के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। रटने से दूर करना, ये भी है। सर्वांगीण विकास करना, ये भी है। परीक्षाओं को कक्षा जीवन में कम नम्य और एकीकृत बनाना, कम नम्य नहीं बनाना है हमें, लेस फ्लेक्सिबल नहीं बनाना, हमें इसे मोर फ्लेक्सिबल बनाना है। तो ये तीनों तो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, लेकिन फोर्थ वाला गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य पक्ष सबसे पहले सभी स्थानीय समुदायों के हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय समुदायों का हिस्सा नहीं है? द मेन कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर फर्स्ट of all local communities, which of the following is not a part of local communities?
माता पिता, शिक्षक, साकार या प्रमुख स्कूल। अगर हम लोकल कम्युनिटीज की बात करें तो उसमें माता पिता आते हैं, शिक्षक भी आ जाता है, और आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं या जो भी आपके स्कूल के डायरेक्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लोकल कम्युनिटी के अंदर आपका नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। वर्तमान शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेजेंट एजुकेशन? इसका संबंध बाह्य दक्षता से है। इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल एफिशिएंसी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ ये कहता है कि आपके पास आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हो, मीन्स आपके पास डिग्री होना चाहिए, उसके बाद अंदर क्वालिटी है कि नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है। यह मनुष्य को समग्र रूप से विकसित करता है। अगर हम आज की एजुकेशन की सत्यता की बात करें तो समग्र रूप से विकसित करने में ये काफ़ी जगह फेल हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ओनली ए। यहाँ पर ए एंड बी बोथ हो रहा है। समग्र रूप से विकसित तो ये नहीं करता है, क्योंकि आज के टाइम की एजुकेशन की बात करें तो ये समग्र रूप से विकसित करने में असफल है। 95। आरटी अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षण में कितने घंटे खर्च करेगा? आरटी एक्ट में ये बोला गया है कि एक टीचर जो है वो मिनिमम एक सप्ताह में 45 घंटे खर्च करेगा, जिसमें उसके तैयारी के घंटे भी शामिल रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही केंद्रीकरण शासन विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है? चलो, तो इसमें वो चीज़ आई नहीं है ना, बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसमें वो ए बी सी वाला जो था ना वो वाले ऑप्शन में ऐड नहीं कर पाया हूँ। तो पाठ्य पुस्तकें या फिर लिखित परीक्षा। देखिए, जो ब्रिटिश जो हमारा ब्रिटिश लोग जो आए, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल करा और जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करा, बदल के रख दिया पूरी तरीके से। भारत का एजुकेशन सिस्टम अपने आप में बहुत बेहतर था, लेकिन इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की तारीफ कर करके हमारे सामने ऐसा रखा कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। तो बताइए इसका एक रीज़न क्या था या उन्होंने क्या परिवर्तन करा? एक तरह से तो उन्होंने पाठ्य पुस्तकें पूरी तरह से परिवर्तित कर दी। जो बुक में जो उन्होंने चाहा वो है, जो इतिहास वो हमें पढ़ाना चाहते थे वो इतिहास आज की बुक में है, हमारे भारत का इतिहास उन बुक्स में नहीं है। तो टेक्स्ट बुक को चेंज करा और लिखित परीक्षा उन्होंने प्रारंभ करी, जो कि कुछ जिस तरह के क्लर्क उन्हें चाहिए थी उनको बनाने में ये सक्षम थी। एक तरह से नौकरशाही को इन्होंने प्रमोट करा। तो दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, मतलब बी नहीं रहेगा, ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन नंबर 56 में कल थोड़ा सा डाउट रह गया था, तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या रह गया था इसमें। देखो, अगर हम बात करें कि कौन सा शिक्षक के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधा है, तो वहां पर मैंने बताया था जेंडर असमानता। जेंडर असमानता भी इसमें बाधक बन जाती है। शिक्षा की आर्थिक स्थिति में अंतर भी इसमें बाधक बन जाती है, और शैक्षणिक संस्थानों के मानकों में अंतर भी इसमें बाधक बन जाती है। लेकिन सर्वजनीय विद्यालय प्रणाली ये इसमें बाधक नहीं है। पब्लिक स्कूल सिस्टम तो इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी को समान एजुकेशन मिल सके, तो ये इसमें बाधक नहीं है, सी नहीं होगा। बाकी ए बी एंड डी राइट आंसर रहेगा। ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये क्वेश्चन हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी 13 उसका लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आज डिस्कस कर लिया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोशल मीडिया हैंडल पर आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे PDF वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आने वाली क्लासेस के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।